बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते खास तौर पर सोमवार को क्या करनी है आपको बाजार के लिए तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही आज हमारे साथ है ट्रेडशिप ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं। और पूरी रिसर्च टीम है, उनसे भी करेंगे बातचीत। कुशल से जानेंगे आज के बाजार का हाल, क्यों फोकस में है टाटा मोटर्स ये भी समझेंगे। देवांशी बताएंगी कैसे रहेंगे HCL टेक के नतीजे। पूजा से जानेंगे जून तिमाही में कैसे रह सकते हैं HDFC लाइफ के नतीजे। अनुराग शाह बताएंगे पेंशन फंड में FDI की सीमा पर क्या कहता है नोटिफिकेशन। और मानसी से जानेंगे किन ट्रिगर्स पर रहेगी अगले हफ्ते बाजार की नजर। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा शेयर बाजार दिन की शुरुआत नए रिकॉर्ड के साथ जरूर करता हुआ नजर आया, लेकिन इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। निफ्टी 15,962 के नए शिखर से फिसलकर 15,923 पर सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स ने भी इंट्राडे में 53,290 का नया रिकॉर्ड बनाया और आखिरकार 53,140 पर सपाट बंद हुआ। निफ्टी बैंक 155 अंकों की गिरावट के साथ 35,750 के ठीक ऊपर जाकर बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से संकेत समझ लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 466 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 666 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार में जो कारोबार देखने को मिला और मुनाफा वसूली का बाजार शिकार हुआ, उसके मुख्य कारण क्या रहे। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दम। भले क्लोजिंग आपको सुस्ती के साथ दिख रही हो कि निफ्टी पूरे 1 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और सेंसेक्स 18 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 150 अंक नीचे, लेकिन एक्शन भरा दिन पूरा रहा। खुलते पहले तो आज निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स चारों ने नए रिकॉर्ड बनाए। 15,962 अब इतिहास में दर्ज हो चुका है निफ्टी पर नए रिकॉर्ड के तौर पर, और सेंसेक्स भी आज नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया। लेकिन बंद होते होते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी, क्योंकि दो बड़े लेवल आपके सामने, एक निफ्टी पर 16,000 का और बैंक निफ्टी पर 36,000 के आसपास का, तो उससे पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। अच्छा, वैसे भी शुरुआत इसलिए भी होनी थी क्योंकि अमेरिका में बड़ा छोटा सा दायरे वाला ट्रेडिंग सेशन रहा, दोनों तरफ वाला। डाउ फ्यूचर्स भी बिल्कुल सुस्त है, 40-50 पॉइंट ऊपर। कोई खास संकेत ग्लोबल मार्केट से तेजी या मंदी के आते नहीं दिख रहे थे, सुस्ती के थे। और वही कुछ भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। कल एक्सपायरी की वजह से काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग और एक्शन देखने को मिला, आज वो खत्म हो चुकी थी, तो आज फ्रेश खरीदारी पर भरोसा करना था और वो फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी दिग्गजों के बजाय मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में। भरपूर एक्शन वहां पर आज भी। साइड काउंटर्स, कैश स्टॉक्स जबरदस्त तेजी में है। लार्ज कैप शेयरों में सेक्टोरल चर्निंग होती हुई दिख रही है। आज ब्रोकिंग कंपनियों का दिन था, सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, जबरदस्त तेजी में ये सारे के सारे शेयर आपको नजर आएंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भले ही आज आपको सुस्त क्लोजिंग देखने को मिली हो, लेकिन इंडेक्स आपको बाजार की सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड हाइज भी बने हैं 4 इंडेक्स में दिन के दौरान, और उसके अलावा एक्शन कैश मार्केट के शेयरों में भरपूर था। आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, तो जिन लेवल्स पर क्लोजिंग हुई है वो बेहतरीन वीकली क्लोजिंग है, तो कहीं कोई कमजोरी के और खराबी के संकेत बाजारों में है नहीं। और अगले हफ्ते के लिए भी फिर बाजार पूरे जोश खरोश से आते हुए नजर आएंगे। तो सोमवार की क्या खास तैयारी रहे समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज के सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को भी अच्छे से समझते हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता के पास। कुशल, जरा बताएं आज बाजार में खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में सुस्ती का माहौल हमें देखने को मिला। हालांकि इस सुस्ती में भी अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो वो अपने इंट्राडे लाइफ हाई लगाते हुए आज भी नजर आए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में फार्मा काउंटर्स जो है उनका बोलबाला था, जिसमें डिविज लैब टॉप गेनर निकला। साथ ही भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों में भी 2 से 3% की तेजी दर्ज होती हुई दिखी। गिरने वाले शेयरों में IT स्टॉक्स पर खासा दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। इस हफ्ते जिस तरह की तेजी IT सेक्टर में बनी थी, इनके नतीजों
जो आते हुए नजर आए थे, उसके बाद आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली का शिकार जो है आईटी सेक्टर होता हुआ दिखा, जिसमें एचसीएल टेक टॉप लूजर निकल कर आया। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो ब्रोकरेज स्टॉक्स आज यहां पर सबसे ज्यादा तेजी थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह की रफ्तार एंजल ब्रोकिंग आप देखिए 20% के ऊपरी सर्किट पर कारोबार करता हुआ दिखा। साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने भी 12 से 13% का इंट्राडे उछाल आज के सत्र में दर्ज करने में सफलता प्राप्त की। फार्मा स्पेस मैं आपको बता रहा था डिविज लैब के बारे में, उसके अलावा वोकार्ड, जेबी केमिकल्स जैसे स्टॉक्स में भी 5 से 7% तक का दमदार उछाल आज के सत्र में दर्ज हुआ। और रियल्टी स्पेस आज एक और दिन इनके लिए प्रॉफिटेबल था, जहां पर प्रेस्टीज स्टेज डीएलएफ जैसे शेयर्स 3 से 4% तक की तेजी दर्ज करते हुए नजर आए। मेटल्स पैक भी आज काफी पॉजिटिव रहा, जिसमें नाल्को करीब 5% की तेजी यहां पर जो है ये रजिस्टर किया। पर आईटी स्पेस यहां पर मुनाफा वसूली दिखी। इनफैक्ट मिड कैप काउंटर्स में अगर आप देखें तो टाटा इलेक्साई और एल&टी इन्फोटेक और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज कल के सत्र में जो आईटी सेक्टर से स्टार परफॉर्मर्स थे, वो आज अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कमजोरी का शिकार बने। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, वागले जी ने आपको रेकमेंड किया था, आईआरसीटीसी 7% का दमदार उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखा, सिद्धार्थ जी ने हमें रेकमेंड किया था। तो ओवरऑल मार्केट का जो आज इस हफ्ते की एंडिंग हुई है वो थोड़ी सी सुस्त हमें देखने को मिली आज के सत्र में। पर इंट्राडे लाइफ हाई हमने आज भी दर्ज किया। क्या ये इंट्राडे लाइफ हाई जो है हम सोमवार को वापस से करते हुए नजर आएंगे, ये हम देखेंगे सोमवार को जब बाजार जो है नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। चलिए अब आज के खास एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, एक और शानदार हफ्ते का अंत हमने देखा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी रही, लेकिन जैसा कुशल ने भी बताया सोमवार को क्या हम एक बार फिर से वो हाई एक्सपीरियंस करेंगे बाजार में, तो आपकी क्या राय है? साथ ही अब सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी इंट्राडे में कहां रखें और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? देखिए, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि आज मार्केट दिखने में तो सिर्फ 1 पॉइंट नीचे बंद हुआ निफ्टी, बट ओवरऑल एक भी पूरा नहीं, मतलब 0.80, और जबरदस्त एक्शन था। और आज कुछ सेक्टर्स में तो जबरदस्त आग लगी हुई, तो सारे इंडाइसेस इंट्राडे हाइज जैसा कि बना है। और स्मॉल कैप मिड कैप में पार्टी तो जारी है, हालांकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग अब वहां पे भी देखने को मिल रही है और सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, जैसे कि रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी चल रहे हैं, ब्रोकिंग स्टॉक्स में तो आग लगी हुई है, मेटल्स आज अच्छे चले, फार्मा चले, और आईटी स्टॉक्स नीचे थे तो थोड़ा बहुत प्रेशर बना मार्केट में। बट ओवरऑल एफआईआईज का भी डेटा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव आज नहीं था। एफएनओ में फ्यूचर्स में जरूर से उन्होंने खरीदारी की, बट कैश मार्केट में उनकी बिकवाली थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्टॉक्स में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बना रहेगा मार्केट में। और आने वाले हफ्ते में कोई बड़ी बात नहीं कि हम 16,000 के लेवल्स देखेंगे, अब की बार 16,000 इस हफ्ते हो सकता है। और आज जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज जो सामने आई, मुझे लगता है कि पावर सेक्टर आने वाले कुछ दिनों में जबरदस्त सुर्खियों में रहेगा, और वहां पे कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज ऐसा लगता है कि आने वाली और कुछ आ भी रही है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने एफएनओ पिक के तौर पे पावर ग्रिड को दिया था, हालांकि वो चला नहीं था लास्ट वीक, बट इस वीक जिस तरीके से बंद हुआ, क्लोजिंग हुई आज, लास्ट में बंद होते होते जबरदस्त एक क्लोजिंग दी है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ले और 237 240 के टारगेट के लिए ले और 230 का स्टॉप लॉस लगाएं। और कैश मार्केट पिक के तौर पे जो पहले बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी और अब काफी लिक्विडिटी भी आ गई, पोदार पिगमेंट्स कैश मार्केट में बहुत बढ़िया, और ये सेगमेंट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है, डाइज एंड पिगमेंट्स वाला। तो यहाँ पे बहुत एक्शन है वैसे भी, और ये स्टॉक बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स वाला और टेक्निकली बहुत बढ़िया लगता है। तो 315 के लेवल्स पे क्लोज हुआ, 325 330 का टारगेट लगा और 307 का स्टॉप लॉस। और अगेन एक छोटा स्मॉल मतलब स्टॉक है कैश मार्केट का, स्टर्लिंग टूल्स, जो कि पोजिशनल पिक के तौर पे दे रहा हूं मैं, 204 पे क्लोजिंग थी और 230 240 का टारगेट लगा और 190 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे स्टर्लिंग टूल्स। तो संदीप जी की 3 कॉल्स अभी जो उन्होंने अपनी पिक्स बताई हैं, एफएनओ में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में खरीदारी की सलाह, वहीं पोदार पिगमेंट में भी खरीदारी की सलाह इंट्राडे कैश पिक के तौर पर, और हफ्ते भर का नजरिया स्टर्लिंग टूल्स में रखने की सलाह उन्होंने दी है। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से, लेकिन कुछ आने वाले नतीजों पर कर लेते हैं चर्चा। सोमवार को आएंगे एचसीएल टेक के नतीजे, अनुमान क्या कहता है समझते हैं देवांशी से। देवांशी जरा बताएं, एचसीएल टेक के नतीजे अनुमान क्या कह रहे हैं?
HCL टेक से इस बार एकदम स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान किया जा रहा है। बहुत ही शानदार ग्रोथ इस तिमाही में आती हुई नहीं दिखेगी। सबसे पहले अगर आई की बात करें तो इस बार आप देखिए कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में करीब 2 से 3% तक की ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। वहीं अगर डॉलर आई की बात करें तो करीब 2% तक की ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है। इनका जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कारोबार है वहां से इस बार थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है और बाकी की जो 2 वर्टिकल्स हैं वहां पे हल्की सी ग्रोथ इस बार आती हुई दिखेगी, लेकिन 2 से 3% तक की मैक्सिमम ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है। मार्जिन्स इस बार आप देखिए थोड़े से कमजोर होते हुए दिख सकते हैं। जो वेज हाइक्स आते हुए दिखे थे इसके चलते मार्जिन्स पर हल्का सा प्रेशर होगा। साथ ही जो अन्य खर्च है वो भी बढ़ते हुए दिखे थे, इसके चलते जो एबिट है वो इस बार 3% बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन्स 20.2% के आसपास ही रहते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही अगर मुनाफे की बात करें इस बार तो एक बड़ा सा जंप आपको सीक्वेंशियली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए देखने मिलेगा क्योंकि पिछले तिमाही में हमने देखा था कि जो बोनस दिया था वो एक वन ऑफ था, इसके चलते इंपैक्ट होता हुआ दिखा था और इसी के चलते करीब 9 से 10% तक की ग्रोथ आपको मुनाफे में आती हुई दिखेगी। जो टैक्सेस हैं वो भी कम होते हुए दिखेंगे इस बार, इसके चलते भी जो बॉटम लाइन है वहां पे आपको करीब 9 से 10% तक का जंप देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं तो मुनाफा भी जो है वो एकदम फ्लैट आता हुआ दिखेगा। तो इन ऑल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं। देखना होगा कि इस बार इनकी जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, एक्विजिशंस हैं, डील विंस हैं वो किस तरह से आते हुए दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि जो डील विंस हैं वो इस बार सारी आईटी कंपनीज के लिए स्ट्रॉन्ग है और HCL टेक के लिए भी डील विंस काफी मजबूत आती हुई दिख रही है। लेकिन जो गाइडेंस होगी उस पर अगर कोई क्लैरिटी आती है तो इस पर भी फोकस रहेगा। इन ऑल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स HCL टेक से एक्सपेक्टेड है। जी दिवांशी, अब आने वाले नतीजों में HDFC लाइफ के भी नतीजे आने वाले हैं। जून तिमाही में नतीजे कैसे रह सकते हैं? पूजा त्रिपाठी से करते हैं बात। पूजा जरा बताएं HDFC लाइफ नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? जी, सालाना आधार पर अगर नतीजों को देखेंगे तो छोटे बेस का भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा क्योंकि लो बेस था पिछले साल HDFC लाइफ के लिए, तो उसके सामने एक अच्छी बढ़त दिखेगी। लेकिन अगर तिमाही आधार पर कंपेयर करेंगे नतीजों को तो हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि मार्च क्लोजिंग भी थी तो उसके चलते भी अधिक इंश्योरेंस करवाए गए हैं, तो मार्च क्वार्टर काफी स्ट्रांग था। उसके सामने जो जून तिमाही है वो हल्की कमजोर दिखाई देगी। और इसके अलावा अप्रैल मई में कोविड से जुड़े हुए जो क्लेम थे वो काफी ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे, तो उसका भी असर जो है वो नतीजों पर देखने को मिलेगा। मुनाफे पर बढ़ी हुई प्रोविजनिंग का भी असर इस बार देखने को मिल सकता है। वो आंकड़े किस तरीके के होंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात करें तो HDFC लाइफ के नतीजे में हल्की कमजोरी तिमाही दर तिमाही देखने को मिल सकती है। संदीप जी, आने वाले नतीजों पर आपकी राय? HCL टेक और HDFC लाइफ नतीजों से पहले कुछ स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? बिल्कुल, HCL टेक तो कल एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था और आज करेक्शन दिया है, तो रिजल्ट्स के पहले ऐसा करेक्शन है। बट ओवरऑल जिस तरीके से इन्फोसिस के गाइडेंस, TCS भी ठीक ही था और कल विप्रो के भी रिजल्ट्स आए, बेस्ट एवर क्वार्टर उन्होंने बोला है और ठीक भी है, सही बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट्स थे वो मार्जिन जरूर प्रेशर में थे बट रिजल्ट जबरदस्त थे उनके। सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और वैसा ही HCL टेक में भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो देखिए ये IT स्टॉक्स आगे भी चलने वाले हैं काफी और बिल्कुल इनमें बने रहे और कहीं भी अगर गिरावट आती है, रिजल्ट्स में कोई सरप्राइज आ जाए एलिमेंट, तो इनको खरीदने का ही सोचें। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति इन स्टॉक्स में बनाएं। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करो तो आई एम वेरी वेरी बुलिश, भले ही वो लाइफ हो या नॉन लाइफ हो। नॉन लाइफ में ICICI GI मैंने काफी बार रिकमेंड किया है और HDFC लाइफ इनफैक्ट जिस तरीके से चार्ट्स पे भी पैटर्न्स बने और जिस तरीके से पिछले क्वार्टर में भी और अब आगे आने वाले दिनों में टर्म प्लान को लेकर लोगों की जो अवेयरनेस है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जब भी कोई क्राइसिस आती है, हेल्थ क्राइसिस, तो टर्म प्लान्स और हेल्थ प्लान्स काफी बिकते हैं। तो HDFC लाइफ का टर्म प्लान का जो बिजनेस है मुझे लगता है कि बहुत और भी बढ़िया और वहां पे नंबर्स अच्छे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और नहीं भी आए तो कहीं भी गिरावट आए लेना है हमें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है। सो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन लाइफ इंश्योरेंस। तो आने वाले नतीजों पर हुई चर्चा, आने वाले हफ्ते के इवेंट्स पर भी जरा थोड़ी नजर डालते हैं। मानसी के पास है पूरी लिस्ट। बताइए मानसी, बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए कई सारी नतीजे आने वाले हैं और ढेर सारे ट्रिगर्स भी हैं आने वाले हफ्ते में। पहले रिजल्ट आपको बता देती हूँ। निफ्टी में HCL टेक्नोलॉजीज, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, HUL, JSW स्टील, रिलायंस जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। वहीं वायदा बाजार में ACC, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, ICICI प्रू, हैवेल्स इंडिया, जुबिलियंट फूड, बायोकॉन, एम्फासिस, ICICI लोम्बार्ड, यूनाइटेड स्पिरिट्स, फेडरल बैंक, अंबुजा सीमेंट, इनके नंबर्स आते दिखेंगे। ट्रिगर्स 19 जुलाई के दिन
GR इंफ्रा और क्लीन साइंस IPO की लिस्टिंग होगी। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट AGR मामले की सुनवाई 19 जुलाई को करेगा। वहीं ब्रिटेन में सभी कोरोना पाबंदियों को हटाया जाएगा 19 जुलाई के दिन। 20 जुलाई सिंगापुर के मार्केट्स बंद रहेंगे और इसी दिन तत्व चिंतन फार्मा का IPO भी बंद होता दिखेगा। 21 जुलाई के दिन ईद के त्योहार पर भारतीय बाजार और बैंक हॉलिडे रहेगा। शक्ति पंप्स 21 जुलाई को नतीजों के साथ 1000 करोड़ जुटाने पर एक बोर्ड बैठक करेंगे। 22 जुलाई के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे। GST मुआवजे पर चर्चा के लिए 22 जुलाई को एक बैठक होने वाली है जिसमें वित्त मंत्री शामिल होंगी। तानला प्लेटफॉर्म्स 22 जुलाई को बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार करेगा। वहीं IDBI बैंक सरकार की बैंक के स्ट्रैटेजिक सेल के लिए बिड की डेडलाइन समाप्त होती हुई दिखेगी। इसी दिन साउथ इंडियन बैंक 22 जुलाई को नतीजों के साथ इक्विटी QIP के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा। तो RBI ने मास्टर कार्ड पर जो नए ग्राहक जोड़ने को रोक लगाई है, डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड जारी करने पर 22 जुलाई से रोक लागू होती हुई दिखेगी। और अंत में 23 जुलाई जापान के बाजार बंद रहेंगे और प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया के लिए RFP 23 जुलाई को मंगवाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिलती दिखी है। तो आने वाले हफ्ते के इवेंट्स हमने समझे और आइए अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, शुरुआत के लिए संकेत तो हम अमेरिका से लेंगे। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 50 पॉइंट ऊपर थे, ठीक है ना। उसके अलावा डाउ फ्यूचर्स सोमवार सुबह कैसे रहेंगे वो देखेंगे, वहां से हम खुल जाएंगे, लेकिन खुलने के बाद हमारी अपनी ताकत पर बढ़ेंगे। रेंज जो है बाजार की अब 15,800 से 16,000 की बन गई। तो अब सोमवार के लिए नीचे की तरफ 15,800, 15,850 मजबूत सपोर्ट, 15,975, 16,025 हल्की रुकावट का लेवल। इसके पार निकले तो और तेजी। बैंक निफ्टी 35,500, 35,600 मजबूत सपोर्ट और 36,000, 36,100 हल्की सी रुकावट का लेवल। इसके पार निकले तो और भरपूर तेजी। तो ये तो इंडेक्स की बात हो गई। और इंडेक्स में आप देखेंगे HDFC बैंक के भी रिजल्ट आने, तो बैंक निफ्टी पर काफी कुछ असर उससे भी पड़ता हुआ दिखेगा। अगले हफ्ते रिजल्ट का बड़ा एक्शन रहेगा, तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो रहने वाला है। लेकिन इन सबके साथ जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलेगा कैश मार्केट के स्टॉक्स में। अगले हफ्ते भी यही तेजी, यही एक्शन अच्छी स्टोरीज में, अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बरकरार रहने वाला है और आपको पूरा फोकस वहीं पर करना है। तो इंडेक्स के लिए ग्लोबल संकेतों पर और FIs के डेटा पर भरोसा कीजिए, लेकिन स्टॉक्स के लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स और जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पर फोकस करते हुए आपको पूरा का पूरा अगले हफ्ते का अपना कार्यक्रम तय करना है और उसके लिए तैयारी करनी है। तो सोमवार के बाजार पर समझी स्ट्रैटेजी। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानते हैं। हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे? गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट में 15,900 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से मार्केट में हमने पिछले दिनों में देखा कि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होकर निफ्टी अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से मोमेंटम तो तेजी का ही बना हुआ रहेगा। हम कंटिन्यूसली तेजी के ही कॉल पिछले वीक भी हमने दिए थे और अभी भी हमें लगता है कि 15,900 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट इस करंट एक्सपायरी का लेके ट्रेड करना चाहिए, बाय करके। 94 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ था आज के सेशन में और 75 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी का और 15,950 से लेकर 16,000 तक का मोमेंटम हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। तो 130 से 140 तक के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी में 15,900 का कॉल ऑप्शन बाय करके है, तेजी का ही ट्रेड हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें बाटा इंडिया काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम था और जिस तरीके से बाटा का सेटअप है, हमें लगता है बाटा इंडिया को मंडे के सेशन में बाय करना चाहिए। 1626 के आसपास आज क्लोज हुआ है। 1605 का स्टॉप लॉस रखना और 1665 तक के टारगेट बाटा इंडिया में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी में 15,900 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और बाटा इंडिया भी बाय किया जा सकता है। शुक्रिया राजेश जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। संदीप जी, अब आपसे जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, KEC इंटरनेशनल RPG ग्रुप की कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी और EPC में है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रेलवेज और पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब एक्टिविटीज में है। और सबसे बढ़िया बात है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है और जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस्ड है कंपनी। और DIIs FIIs का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर। FIIs के करीब 11%, DIIs की करीब 26% इसमें हिस्सेदारी है। और दूसरी बात यह, प्रॉफिट की कैगर पिछले 5 साल में 30% से ग्रो की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 21-22%, 19 के P मल्टीपल पे स्टॉक काम कर रहा है।
फैंटास्टिक मार्च का क्वार्टर था, वन ऑफ द बेस्ट पैट्स था, हाईएस्ट पैट्स, और करेक्टेड है अपने हायर लेवल से, तो 480-86 के लेवल से 415 के लेवल्स पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे 490 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। केईसी इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म पिक संदीप जी की तरफ से बहुत शुक्रिया। संदीप जी, शो में शामिल हुए आप, तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज शो में बस इतना ही।